अब इस टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया वो टॉपिक। नहीं, नहीं, मैं वो अनइक्वल साइड वाले में फेंसिंग वाला तो कर लिया था। वो अनइक्वल साइड वाला आपने कल दिया था ना क्वेश्चन, हम्म। उसमें ही है। तुमने तो वो बुक वाला भी गलत कर रखा था। हाँ, वो थर्ड वाला, उसका आंसर भी गलत आ रहा है। आंसर कहाँ गलत आ रहा, तुमने ठीक से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। आंसर की तो बात बाद में है ना। तुम्हारे आंसर गलत होते हैं तो वैसे ही मेरे से पूछ लिया करो कि मैम इसका मेरा आंसर नहीं मिल रहा, ताकि वही तभी का तभी डिस्कस हो जाए। अपना आंसर तो टैली किया करो ना। नहीं, दो के तो सही है अरे थे। दो के सही थे। देख लो, गलतियां हाँ, कर रखी हैं तुमने इस बार ज्यादा। जो क्वेश्चन था उसमें मैंने समझाया भी था तुम्हें, होमवर्क जब दिया था तब। अगर तुम्हारा आंसर ना आया करे ना तो मेरे को बता दिया करो कि मेरा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, और अपना आंसर टैली भी जरूर करना है। हाँ, दो दो गलत है, एक सही है। जो सिक्स्थ क्वेश्चन था, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो 30 क्या है यहाँ पर? पैरामीटर। पेरीमीटर। तो तुमने 30 क्या लिया है देखो, सिक्स क्वेश्चन में तुमने 30 को क्या लिया वो? ए ए मेरी। फिर तो ध्यान से पढ़ते नहीं है, ऐसी कर दिया बस। क्वेश्चन क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ना है ना। तो अब ये गलती हो गई ना तुम्हारी, इसीलिए गड़बड़ हुआ ये क्वेश्चन। एक में वो आंसर तुम्हारा 90,000 आ रहा था, तुमने उसके ऊपर स्क्वायर रूट बना दिया था। हाँ, तो स्क्वायर रूट क्यों बना दिया? स्क्वायर रूट लेने के बाद ही तो 90,000 आया, हाँ, हाँ। है ना। और कौन सा गलत है? और एक वो फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला कौन सा था? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड विच आर 80 और 10, उसका मैम मैम पेरीमीटर दे दिया था मैम 40। हम्म। मैम जिसमें 9,000 आंसर आ रहा है वो तो शायद फिफ्थ क्वेश्चन है ना। हाँ, हाँ हाँ, फिफ्थ होगा। तो उसमें सेंटीमीटर नहीं लगेगा। नहीं, सेंटीमीटर लगेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। इसने स्क्वायर रूट भी लगा दिया गलती से। अच्छा जी। सारा ठीक किया इसने, लास्ट में स्क्वायर रूट लगा दिया। तो फोर्थ फोर्थ में क्या गलती करी है तुमने? हाँ करो, फोर्थ में क्या गलती है तुम्हारी? कैलकुलेशन की। फोर्थ में। हाँ, कैलकुलेशन की है। हाँ तो उसको देख लेना, ठीक कर लेना, ठीक है। 21√11। हाँ, अच्छा। फोर्थ का। हाँ, इसने कहीं कैलकुलेशन की गलती करी है इसमें। अच्छा, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो हो गया, तो इसमें कहाँ ये एट्थ क्वेश्चन कह रहे हो गौरव? ये जो मैंने एट्थ क्वेश्चन लिखवाया था इसमें डाउट है? हाँ, हाँ, इसमें ही है। हाँ बताओ, इसमें क्या डाउट है? मैम आइसोस्केलस मतलब ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल अब मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। से हाँ, हाँ, तो मैंने इसकी दो साइड को एक्स ले लिया। हाँ, एक्स मतलब ए लो। हाँ, चलो ए ले लिया। हाँ तो 2a+14 इक्वल टू 32 पैरामीटर है। हाँ, ठीक कह रहे हो। 2a तो +14 इक्वल टू 32। 32, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो 14 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हाँ 18 आएगा। 18। हाँ हाँ अब 18 डिवाइड हो गया, 9 आया। हाँ। तो फिर ये मतलब ये ए मतलब ये दो ए की वैल्यू 9 आ गई। हाँ बिल्कुल ठीक है। और फिर मतलब फिर एस ढूंढा। फिर नहीं, मैं 14 से भी तो मल्टीप्लाई होगा 9। A9 आ गया। तो हाँ, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये ए बी, ये 9 मीटर हो गई। हाँ, ये भी 9 ए है। सी भी 9 मीटर हो गई, और बी सी 14 मीटर है। हम्म। बस अब एस निकालना है। अच्छा, ठीक है। हाँ। मैंने सी को 14 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया था। नहीं क्यों? वो क्यों? हाँ, फिर हो गया। है ना। फिर एस ढूंढ लेंगे, ऐसे ऐसे करके एस ढूंढ हाँ, लेंगे। एस कैलकुलेट कर लोगे, और फिर एस हाँ। आने के बाद बाकी फॉर्मूला लगा दोगे। बस तुम्हारी बुक के क्वेश्चन में उसने ये इक्वल वाली साइड दे दी है, मैंने इक्वल वाली नहीं दे के अनइक्वल वाली दे दी है। अब ये जो चैप्टर फिफ्थ है इसमें क्या समझना है तुमको? ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। तो यूक्लिड, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, ग्रीक का, अलेक्जेंड्रिया में रहता था। और उससे पहले भी बहुत मैथमेटिशियंस हुए हैं जिन्होंने की ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करने की टाइम टू टाइम कोशिश की थी। मतलब प्रॉपर ज्योमेट्री चैप्टर नहीं होता था, पर ज्योमेट्री डे टू डे लाइफ में तुम देखते हो यूज होती है। रोड्स बनती हैं, पुराने तुम्हें टेम्पल्स दिखते हैं, पिरामिड्स दिखते हैं। जो ओल्ड कंस्ट्रक्शंस है बहुत पुरानी, बीसी की, बिफोर क्राइस्ट,
तब भी ज्योमेट्री तो यूज होती थी, इतनी कॉम्प्लेक्स फिगर्स कैसे बन जाती वरना। तो उस टाइम पे जो लोग थे वो अपने अपने हिसाब से उन्होंने ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स डिफाइन किए हुए थे। तो इजिप्ट ने वो सारी चीजों को कलेक्ट करके ज्योमेट्री एज अ सब्जेक्ट डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है। जियो जो होता है ना, जियो का मीनिंग होता है अर्थ। ज्योमेट्री जो वर्ड पढ़ा, तो जियोमेट्री में एक तो आता है GEO। जियो का मतलब होता है अर्थ। एंड मीटरिन, METREIN, मीटरिन मीनिंग टू मेजर। मीटरिन का मतलब होता है टू मेजर। तो ये ग्रीक वर्ड्स हैं, जियो और मीटरिन ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। तो पहले क्योंकि इसका डेवलपमेंट ग्रीक में काफी हुआ, तो इसका नाम पड़ गया टॉप सब्जेक्ट का ज्योमेट्री, कि अर्थ से रिलेटेड चीजों को हमें मेजर करना। लेंथ, ब्रेड्थ, एरियाज, लोगों के घर होते थे, उन किसका को कहाँ तक बाउंड्री है, कहाँ तक घर है। फ्लड्स आते थे तो फिर वो बाउंड्रीज खत्म हो जाती थी, फिर से दोबारा से डिवाइड करना इक्वली, या जो इसका जितना पहले था उतना उसको देना। तो तब इतने बड़े बड़े स्केल्स और इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती थी, तब उनके अपने तरीके थे। तो धीरे धीरे ये जो साइंस है डेवलप होने लगी, और यूक्लिड ने इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया। तो पहले तो उसने डेफिनिशंस दी, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अपने हिसाब से उसने इन चीजों को डिफाइन करना स्टार्ट किया। तो उसने कहा पॉइंट क्या चीज है जो जिसका कि कोई पार्ट नहीं फर्दर कर सकते हम। ठीक है। तो उसने इस तरह से डिफाइन किया। लेकिन पॉइंट जो है आज के मैथमेटिक्स में हम उसको मानते हैं इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। पॉइंट एक तरह से इमेजिनेशन है। अब तुम जैसे पॉइंट बना ऐसे पॉइंट बनाते हो, है ना, कोई पॉइंट ऐसे मोटा बना देता है, तो जब तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कितना वो उसका वो हो जाता है ना, शिफ्ट हो जाती है लाइन वगैरह। तो मैंने तुम्हें समझाया पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करा करो। तो पॉइंट जो होता है वो ऐसा है कि एक इमेजिनेशन है कि इट्स जस्ट अ डॉट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ नहीं है। तो एक तरह से एक ये इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे अब ये रूल्ड लाइन ड्रॉन है। अब लाइन का जो है हम कहते हैं इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, थिकनेस नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है। लेकिन हम कितनी भी पतली लाइन ड्रॉ करें उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस आती है ना। तो इस तरह से उसने डिफाइन करने की कोशिश की इन चीजों को। बट एक्चुअली में ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इमेजिनेटिव है, कि लाइन इज समथिंग लाइक दिस बट इट हैज नो थिकनेस। जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं बट इसकी थिकनेस नहीं है। एक लाइन जो है उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइन जहाँ खत्म होती है वो एक पॉइंट होता है। तो ये सब चीजें उसने ड्रॉ करने की कोशिश की। इसी तरह से फिर उसने इसमें दिए एक्सियम्स। तो इसमें एक टर्म पहले भी तुम्हारे उसमें आई थी, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। हेलो। हेलो। तो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आर द assumptions which are ये पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? ये जैसे हम एक्सियम वर्ड है सेम ही पोस्टुलेट्स है, उसी की डेफिनेशन बता रही हूँ। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आर द assumptions which are obvious universal truths। तो ये इनका जो होता है प्रूफ नहीं होता। इसको हम मैथमेटिशियंस ने देखा, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको कि हम किसी भी चीज से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है।
जो बाकी नोन फैक्ट्स हैं उनके साथ वो मतलब कि उनके हिसाब से वो ठीक है, बट उनके लिए कोई प्रूफ नहीं है। तो उनको उन स्टेटमेंट्स को उन्होंने एक्सियम्स कह दिया। मैथमेटिक्स जब बना तो उन्होंने कुछ तो मान के चलेंगे ना। जैसे ये मान के चला गया था 2+2=4, तो ये सब पहले बनाई गई थी। तो एक्सियम्स जो होते हैं वो जनरल मैथ्स में जो भी ऐसी एजम्पशंस होती हैं ट्रुथ की, ट्रू स्टेटमेंट्स जो होती हैं जिनको हम बिना प्रूफ के एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम एक्सियम्स कहते हैं। और पोस्टुलेट्स जो कहा गया था वो उसके लिए कहा गया था जो कि ज्योमेट्री में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन यूक्लिड ने पहले कुछ एक एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स दिए। जैसे यूक्लिड ने दिया एक्सियम, तो जैसे मान लो तुम्हारे घर और स्कूल का मतलब कि तुम्हारी स्टेट है, उसका कुछ एरिया है। तुम कह दो कि भी इसका एरिया इतना है, कुछ कह दिया तुमने। अब वो प्रूव्ड तो नहीं है, लेकिन हम उसको चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं ना, है ना। और फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, गलत कह रहे हो। तो इसने जैसे एग्जियम्स दिए, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि क्या क्या एग्जियम्स दिए। जैसे फर्स्ट एग्जियम दिया, यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड्स एग्जियम। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिसके प्रूफ्स नहीं है बस, लेकिन हम उनको कंट्राडिक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट एग्जियम दिया, थिंग्स विच आर इक्वल things which are equal to the same thing are equal to one another। ठीक है, तो उसने फर्स्ट एग्जियम दिया। इसका मतलब समझ लो, पढ़ो इसको, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे घर के पास एक पोल है। उस पोल के पास तुम खड़े हुए, तुम्हारी हाइट भी पोल के बराबर है और तुम्हारे भाई की हाइट भी पोल के बिल्कुल बराबर है। तो हम कहेंगे ना कि तुम दोनों की हाइट बराबर है। तो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। वो चीजें जो किसी एक के इक्वल हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगी, तभी तो इक्वल है। ठीक है, हाँ। समझ आ गया ये सेकंड पोस्टुलेट उसने हमें दिया। एक बार वापस बताना। हाँ बताओ, क्या चीज नहीं समझ आई, पहले ये बता। मतलब चीजें, मतलब थिंग्स विच आर इक्वल, मतलब चीजें इक्वल होती है दूसरी चीजों के साथ। अगर अगर वो किसी तीसरी के इक्वल है, मान लो ये पोल है, ठीक है, यहाँ पर एक ये पोल है। अब इस पोल के आगे तुम खड़े हुए, तुम्हारी हाइट इस पोल के बराबर है और तुम्हारे भाई की हाइट भी इस पोल के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम दोनों भाइयों की हाइट इक्वल हम्म। है ना। यही मतलब हुआ ना। हम्म। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, वो चीज जो कि दो के बराबर है। जैसे एक मान लो ए बी है और एक ए सी है। अब ए बी भी मान लो पी क्यू के बराबर है, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, और ए सी भी इक्वल टू पी क्यू है। तो हम कह देंगे ना ए बी इक्वल टू ए सी, हाँ। कहेंगे ना। तो यही कह रहा है वो। तो अच्छा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ए बी भी पी क्यू के बराबर है, ए सी भी पी क्यू के बराबर है। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, ठीक है। यस मैम। क्लियर। हम्म। सेकंड एग्जाम, इफ इक्वल्स आर, ये साथ साथ लिख लो तुम्हें ताकि तुम्हें पता रहे, तुम्हें याद करना है। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल।
तो अगर इक्वल चीज ऐड कर दी जाए, ठीक है, कोई इक्वल चीजों में इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दी जाए तो जो नया बनेगा वो इक्वल होगा, ठीक है। हम्म जैसे मान लो x इक्वल टू वाई है, अब दोनों में इक्वल ऐड कर दिया, x+5 किया और इधर y+5 कर दिया, तो अब ये हम इसको इक्वल कहते हैं ना। दोनों में जब 5 ऐड कर दिया तो हम कहते हैं ना x+5 इक्वल टू y+5 कहते हैं ना। हाँ हाँ तो अब एक्स वाई के इक्वल था, दोनों में हमने 5 ऐड किया, तो जो नया बना वो आपस में इक्वल होगा ना। हम्म तो इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल, ठीक है। इसी तरह से इफ इक्वल्स आर subtracted from equals, the remainders are equal। ठीक है, थर्ड वाला पढ़ो। मतलब कि x-5 और इक्वल टू y-5 कर देंगे। x-5 इक्वल टू y-5 बनेगा। अगर x और y इक्वल हैं, उसमें से 5 माइनस कर दिया दोनों में से, तो जब बचेगा वो भी तो इक्वल ही होगा ना, हम्म है ना। जैसे तुम एप्पल खा रहे हो और तुम्हारा भाई एप्पल खा रहा है, तुमने हाफ काट के मम्मी को दे दिया और उसने हाफ काट के पापा को दे दिया, तो तुम दोनों भाइयों के पास बराबर बराबर हो गया ना, हम्म है ना। तो वही चीज है। तो अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इक्वल से, पहले वाला भी इक्वल होना चाहिए, जब हटा दिया तो वो भी इक्वल होना चाहिए, तो जो बचेगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। दो लोगों को यस सेम सैलरी मिलती है, दोनों की सैलरी में से जो है इक्वल अमाउंट डोनेशन में चला गया, तो जो दोनों की सैलरी बचेगी वो इक्वल होगी ना। हाँ बस वही बात है, ठीक है। यस अब ये फोर्थ पोस्टुलेट, फोर्थ एक्सियम, थिंग्स विच coincide with one another are equal to things which coincide with one another are equal to one another, ठीक है। तो इसी तरह से ये है कि अगर कोई चीज है वो coincide करती है किसी एक चीज से, जैसे फर्स्ट वाला था ना, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो इसी तरह से अगर वो coincide करती है किसी एक चीज से तो वो आपस में भी इक्वल होंगी, ठीक है ना। यस बिल्कुल एग्जैक्टली उसको साथ ओवरलैप कर जाती है तो वो भी इक्वल होंगी। तो अगर दो आइडेंटिकल थिंग्स हैं तो वो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे दो सर्कल हैं, तुमने दो सर्कल काटे और एक को एक के ऊपर रखा, तो ए जो है सर्कल है और बी सर्कल है, उसको एक दूसरे के ऊपर रखा और वो बिल्कुल एक दूसरे के सेम साइज के कटे हैं, सेम एग्जैक्टली सेम है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे दोनों सर्कल क्या है, इक्वल है, ठीक है। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो जो आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं तो वो इसका मतलब इक्वल है। मान लो तुम्हारे पास दो वो हैं, दो समझ लो डंडी हैं, दो दो एक तरह से दो रॉड्स हैं, और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम कह देते हैं ना इक्वल है। कई बार हम नापने के लिए देख लेते हैं दो पर्दे सेम है कि नहीं, हम दोनों पर्दों को एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं, तो एग्जैक्टली सेम होता है तो हम कहते हैं हाँ सेम है, इक्वल है, मतलब ये दोनों, अगर वो ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। यस हाँ, अब फिफ्थ पोस्टुलेट, द होल इज
द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो जो होल होता है वो बड़ा होता है पार्ट से। तो कोई भी चीज हो तुम्हारे पास हो, तुम उसका कुछ पार्ट अलग कर दोगे तो वो जो होल है वो बड़ा होता है ना पार्ट से, हमेशा। जैसे होल जो है, मान लो 100 रुपए है, तुमने उसका पार्ट लिया 20, तो 20 100 जो है वो बड़ा होगा ना 20 से, जो 100 में से हम ले रहे हैं, है ना। या 100 में से तुमने लिया 40, तो साल 100 बड़ा होगा ना 40 से। जो होल में से हम निकाल रहे हैं कोई चीज, तो वो जो चीज होगी वो छोटी होगी होल से। तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए बड़ा है बी से, तो ए जो है वो होल है और बी जो है उसका पार्ट है, तो ए बड़ा होगा बी से। तो इसका मतलब ए जो है वो इक्वल टू बी प्लस कुछ सी होगा, कुछ रिमेनिंग बचेगा वहां पर, है ना। तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है। सिक्स पोस्टुलेट, सिक्स्थ एक्सियम, थिंग्स विच आर things which are double of the same thing are equal to one another। ठीक है। ये सब चीजें तब थी जब अभी मैथमेटिक्स इतना एडवांस नहीं हुआ था। आजकल तो तुम्हारे पास सारे सिंबल हैं। पहले सिंबल्स के आने से पहले भी चीजें तो डेवलप हुई हैं, नापते थे लोग, तो कैसे मेजरमेंट करें कि डबल क्या है। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन another। तो जो एक चीज है उसकी वो डबल है, सेम चीज के अगर वो डबल है तो वो जो बड़ी वाली है वो आपस में इक्वल होंगी। समझ आ गया ये? हेलो। यस सर, यस सर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन another। सेम चीज के वो डबल है दो चीजें। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कटोरी राइस है और छोटी कटोरी है और एक बड़ी कटोरी है, तो तीन कटोरी हैं जिसमें दो बड़ी हैं और एक छोटी है। अब वो जो छोटी कटोरी है उसको हम राइस नाप के दोनों बड़ी कटोरी में डालते हैं, तो दोनों में दो दो कटोरी आ जाता है। तो जिनमें दो दो कटोरी आ गया वो आपस में इक्वल हो गई, है ना। क्योंकि ए में भी सी का डबल आया और बी में भी सी का डबल आया। समझ में आ रहा है? मान लो ए और बी दो बाउल हैं, ये कोई दो बाउल हैं, ये बड़े हैं, और सी जो है ये स्मॉल वाला है। अब ए में भी सी के डबल आया और बी में भी सी का डबल आया, तो इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल होंगे, है ना। दोनों में उसका डबल क्वांटिटी आ रही है, तो इट्स लाइक दिस। इसी तरह से ये है थिंग्स विच आर, इसी तरह से हाफ भी हो सकता है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन। ठीक है, क्लियर है? जैसे ए जो है दैट इज इक्वल टू हाफ सी है, और बी जो है वो भी हाफ सी है। सी का हाफ है, ये भी सी का हाफ है, तो ए इक्वल टू बी होगा ना। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, इस तरह से। ठीक है। यस। तो ये सिंपल एक्सियम्स हैं। इसके बाद उसने पॉस्टुलेट्स दिए। उसने फर्स्ट पॉस्टुलेट दिया। पॉस्टुलेट उसने ज्यादा ज्योमेट्री से, वो तो जनरल थे, है ना। ये ज्योमेट्री से कनेक्टेड चीजें हैं वही स्टेटमेंट्स विदाउट प्रूफ्स। जैसे हम थ्योरम लिखते हैं तो उसमें हम प्रूफ करते हैं,
है ना। तो ये पॉस्टुलेट जो होते हैं दे आर विदाउट प्रूफ्स, जिनको कि हम कंट्राडिक्ट भी नहीं कर पाते, तो ये ट्रू माने जाते हैं। तो पॉस्टुलेट वन, अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point। ठीक है, हमारे पास ये जो सरफेस है, इस पे कोई भी दो पॉइंट्स हो, कहीं पे भी बना लो ए और बी अपनी कॉपी में, तो हम उनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं ना। यस कोई भी मैम। दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनको ज्वाइन करके हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जा सकती है फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये हमने दो पॉइंट लिए, हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है। अब सेकंड, तो इसके ऊपर बेस्ड जो है, एक एक्सियम भी लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, पोस्टुलेट वन के ऊपर बेस्ड एक्सियम है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो कह रहे हैं कि यूक्लिड ने अपने काम में ये भी एज्यूम किया था, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ऊपर तो हमने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, लेकिन उसका कहना ये भी था गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो अगर पॉइंट्स हैं हमारे पास एक सरफेस के ऊपर, देयर इज अ यूनिक लाइन। तो ये जो लाइन ड्रॉ करी जा सकती है ये यूनिक होती है। देयर इज अ यूनिक लाइन दैट passes through them। ठीक है, तो ये जो लाइन ऊपर हमने ड्रॉ की है ये कैसी लाइन होती है, ये यूनिक होती है। ठीक है, बट अगर मान लो एक ही पॉइंट हो तो उसमें से कितनी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं? नहीं कर जा सकती। हैं? एक पॉइंट है तो एक पॉइंट कैसे हो बन मान लो, एक ही पॉइंट है तो इससे पास करके कितनी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं? नहीं करी जा सकती। नहीं करी जा सकती। एक ही पॉइंट है ना। एक पॉइंट है तो लाइन तो हम बना ही सकते हैं ना। अच्छा फिर दूसरा पॉइंट बना लेंगे। ये हमने ये कोई कोई भी ले लिया अपनी मर्जी से दूसरा पॉइंट, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये पास कर रही है ना। हाँ हाँ हाँ। तो एक पॉइंट से जो है इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ करी जा सकती है ना। फिर पॉइंट के दूसरी तरफ से एक लाइन बना देंगे। हाँ, तो हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते, ये पॉइंट लिया ना हमने, तो ये हमने एक और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब हम इस पॉइंट से कई लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर एक ही पॉइंट है तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ होती है, लेकिन अगर पॉइंट जो है दो है तो यूनिक लाइन आती है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अगर पूछा जाता है तो दो पॉइंट से यूनिक लाइन, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस। तो जितनी भी हमारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ये हम मान के चलते हैं कि दो पॉइंट है तो उनसे जो लाइन पास होगी वो यूनिक होगी। एक पॉइंट है तो ऐसे इनफाइनाइट लाइंस जो है वो हम ड्रॉ करते चले जाएंगे, उसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, यस मैम। तो इस केस में एक ही पॉइंट है ए, तो इससे इनफाइनाइट लाइंस। अगर तुम बनाने बैठोगे तो थोड़ी देर में तुम्हारा स्पेस खत्म हो जाएगा तुम्हारे पास, मतलब मान लो 100 लाइन्स हमने बना दी तो शायद जगह ना बचे, है ना। लेकिन लाइन जो है उसकी कोई थिकनेस नहीं है, अगर हम उसको ऐसे इमेजिन करें कि लाइन ऐसी चीज है जिसकी थिकनेस 0 है, तो थिकनेस है ही नहीं, उसकी ब्रेडथ ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली इमेजिन करें, विजुअलाइज करें तो इनफाइनाइट लाइंस हैं, पर पेपर पे अगर बनाने बैठेंगे तो हम इनफाइनाइट नहीं बना सकते है ना, क्योंकि बनाने के लिए हमें कुछ तो थिकनेस देनी पड़ेगी उसको।
बिना उसके तो नहीं बना सकते, कितनी भी पतली बनाए। तो हमारा स्पेस जो है खत्म होने लगता है जहां भी हम बना रहे हैं। लेकिन अगर हम ये मान के चलें, जो कि हम मैथमेटिक्स में मान के चलते हैं कि लाइन की कोई थिकनेस नहीं है, तो वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि इसकी कोई थिकनेस नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट लाइंस। लेकिन अगर दो पॉइंट्स है तो यूनिक लाइन, चाहे थिकनेस नहीं है फिर भी आएगी यूनिक लाइन। मतलब कितनी पतली लाइन बना सकते हैं? हाँ, कितनी भी पतली लाइन बनाए, ये जैसे मैं बनाती जा रही हूँ, अल्टीमेटली जगह खत्म हो जाएगी ना मेरे लिए ड्रॉ करने की। हाँ, क्योंकि तो फिर जब इससे मैं ही पतली बनाएंगे। इससे भी पतली बनाए तो भी जगह खत्म हो जाएगी। तो जब हम एक्चुअली में बना रहे हैं तो जगह खत्म हो जाएगी, बट मैं कह रही हूँ इनफाइनाइट लाइंस। तो ये चीज तुम सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि स्पेस में एक पॉइंट है, उससे लाइंस पास कर रही हैं जिनकी कोई थिकनेस ही नहीं है। तो ये एक तरह की एजम्पशन है ना, जिसके ऊपर हमारी पूरी ज्योमेट्री बनी है। तो अगर उसकी कोई थिकनेस ही नहीं है, हम उसको जब ड्रॉ करते हैं तो हमें थिकनेस कुछ ना कुछ देनी ही पड़ती है, पतली से पतली बनाए तो भी। बट हमारी एजम्पशन क्या है, उसकी कोई थिकनेस नहीं है जब हम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है। अगर थिकनेस हम्म। नहीं होगी फिर तो इनफाइनाइट होंगी ना, खत्म ही नहीं होंगी फिर तो। पर थिकनेस होगी तो जगह खत्म हो जाएगी जहां भी बना रहे हैं। तो अब इसका पॉस्टुलेट सेकंड। A terminated line can be produced indefinitely। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन मतलब जिसको तुम लाइन सेगमेंट भी कहते हो, ठीक है ना। तो अगर एक हमारे पास ये टर्मिनेटेड लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो टर्मिनेटेड लाइन को या लाइन सेगमेंट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं इनडेफिनेटली। ठीक है। तो इसको हम दोनों तरफ से आगे जितना भी चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली, मतलब नॉन एंडिंग, जिसका अंत ना हो, उतनी लेंथ। अब तुम वैसे अगर करते हो, कॉपी पर लाइन ड्रॉ करते हो, तो इनडेफिनेट लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते, है ना। कर सकते हो, इनडेफिनेट लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है, हम कॉपी पे नहीं बना रहे, हम यूनिवर्स में बना रहे हैं मान लो। तो जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको कितना भी लंबा बनाते चले जाएं, बना सकते हैं ना, हम्म। है ना। कितनी भी लेंथ, कॉपी पे तो लेंथ खत्म हो जाती है, पर जब हम एक्चुअली में लाइन को समझते हैं तो लाइन की जो है वो इनफाइनाइट लेंथ होती है। तो हम उसको लाइन जो है कितनी भी लेंथ की बना सकते हैं, इनडेफिनेट, इनफाइनाइट। तो इसको हम जो है लाइन सेगमेंट को, जैसे ये है, इसको हम इधर ऐसे, मैं हाथ से ही कर देती हूँ, ऐसे ऐसे कहीं तक भी हम इसको एक्सटेंड करते जा सकते हैं, और इसी तरह से इस तरह भी हम इसको एक्सटेंड करते जा सकते, मतलब ये यही स्ट्रेट लाइन रहेगी सीधी, इस तरह से। ठीक है, ये मतलब है इसका। क्लियर हो गया। तो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तो दोनों तरफ कितना भी उसको बढ़ाते चले जाओ। तो ये सारी अजम्पशंस के अंडर हमारा पूरा मैथ्स चलता है। ये सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन है जिसको हम कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स नाम दिया गया। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center with any center and
any radius। तो हम सर्कल कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी सेंटर ले लें, कुछ भी रेडियस ले लें, उसका सर्कल बनाया जा सकता है। तुम्हारी कॉपी में समाये ना समाये, बट हम स्पेस में, यूनिवर्स में बना सकते हैं। ठीक है ना। all right angles all right angles are equal to one another, are equal to one another। ठीक है। अब ये तो ये तो समझ आ गया होगा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है ना। कोई भी राइट एंगल है तो वो 90 डिग्री सारे ही होते हैं, तो इक्वल होते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles। मैम ये ऑफ इट के बाद का लिखा है सेकंड लाइन में। कहाँ बेटा? if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side हम्म, of it taken together less than two right angles। जब सिंबल्स नहीं थे मैथमेटिक्स में तो सब कुछ ऐसे लिखना पड़ता था मैथमेटिशियंस को। सब सिंबल्स वगैरह बाद में धीरे धीरे डेवलप हुए। देन द टू straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक ही ऐसे स्ट्रेट लाइन है
और एक और स्ट्रेट लाइन है इस तरह से। ये दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक है। अब एक और स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दोनों को काट रही है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, तो ये जो लाइन है ये ऐसे करके इसको काट रही है। क्या बोलते हैं इस लाइन को? अब तो तुम्हें ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। अब उस जमाने में ट्रांसवर्सल वर्ड नहीं था, तो उसने ऐसे लिखा है एक्सियम, है ना। तो ये सारी टर्म्स, ये चीजें धीरे धीरे मैथ्स में डेवलप हुई। पहले तो सब कुछ थ्योरेटिकल चलता था ना, धीरे धीरे फिर आए सिंबल्स आए, टर्म्स बनी। तो ये ए भी एक लाइन है और एक ये सी डी लाइन है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन दीज टू लाइंस, मतलब कि जो ट्रांसवर्सल है, वो ये एक तरह से इस पॉइंट को पी कह दें, इसको क्यू दे कह दें, तो ये पी क्यू है। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट डेवलप होता है फिर ये टर्म्स और सिंबल्स भी बढ़ते जाते हैं। तो इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, और क्या लिखा है, ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, मतलब ये जो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, ठीक है, इनका जो सम है, मतलब कौन से एंगल, ए पी दो क्यू, इंटीरियर। हाँ ए पी क्यू और सी क्यू पी, ठीक है, इनका जो सम है अगर वो लेस देन 180 डिग्री होता है, तो पहले सिंबल्स नहीं थे उनके पास, तो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी, ये लेस देन है 180 डिग्री के, ठीक है। तो ये कह रहा है वो, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। two right angles मतलब 180 डिग्री। तो जिस तरफ सम जो है 180 डिग्री से कम होगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस है उस जगह पे आपस में जाके आगे इंटरसेक्ट कर देंगी। मतलब कि बी ए को अगर मैं इस तरफ लेफ्ट साइड पे अगर इधर बढ़ाऊंगी, ऐसे बढ़ाते चले जाऊंगी, और इसी तरह से इसको बढ़ाते चले जाऊंगी आगे, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। दिख रहा है ना तुम्हें, ऐसे जाएगी और ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपस में अल्टीमेटली इंटरसेक्ट कर जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका? पढ़ो पोस्टुलेट को। अच्छा, ये मतलब ये दो लाइनें आगे जाके मिल जाएगी। हाँ, ये आप आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी, आपस में हाँ। कटेंगी, दैट इज द मीनिंग। तो जब हम इनको इस तरफ एक्सटेंड करेंगे जिधर की एंगल लेस देन 180 डिग्री है, अगर इधर एंगल लेस देन 180 डिग्री है तो दूसरी साइड एंगल जो होगा वो कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल कौन सा? जो राइट साइड पे है, ये जो एंगल है, इधर इधर का सम लेस देन 180 डिग्री है, तो जो ये साइड है इधर का सम क्या होगा, ये और ये साइड का ज्यादा होगा क्या? ज्यादा होगा ना 180 से, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है इनका सम 180 से ज्यादा होगा। तो अगर इधर का कम है तो इधर का ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा वाला साइड है उधर नहीं मीट करेंगी, जिधर सम कम है उधर मीट करेंगी, ठीक है ना। ये कह रहा है वो। ये क्लियर है कि दे यस विल मैम। मीट, होगा इधर तो ये और दूर होती चली जा रही है, देख रहे हो ना फिगर में। और इधर जो अगर हम एक्सटेंड करेंगे इसको, तो ये इधर पास होती चली जाएगी। इसी तरह से इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं इसे, तो ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मिलेंगे। स्ट्रेट नहीं बन रहा मेरे से, ठीक है। समझ आ गया पोस्टुलेट? ध्यान से, मैं हाँ ध्यान से पढ़ो, फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ मुझे। अरे, आ गया है। आ गया है ना? तुमने जो पढ़ा था ट्रांसवर्सल से रिलेटेड सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या क्या थ्योरम पढ़ी थी? 180 होता है कब? जब दो इंटीरियर एंगल का सम अंदर वाले। 180 डिग्री कब होता है? हमेशा होता है 180 डिग्री। नहीं, लीनियर पेयर जब होता है ना। नहीं, लीनियर पेयर तो ये है, लीनियर पेयर तो ये और ये है। इस हाँ, और इसका सम 180 डिग्री कब होता है? क्या पढ़ा था थ्योरम में? इस वाली थ्योरम में क्या? है, जब आगे ज्योमेट्री पढ़ी थी वहां पर, तो वहां लाइंस वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, ये सम 180 डिग्री कब होता है, जब लाइंस कैसी हो? पैरेलल। सर,
पैरेलल, हाँ, है ना। पहले। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब सम 180 डिग्री होता है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है, अगर सम वन, मैंने बताया था ना, अगर सम 180 डिग्री नहीं है इसका मतलब लाइंस पैरेलल ही नहीं है ना। तो यहाँ पर अभी वो थ्योरम नहीं है बनी थी, ये उससे पहले का मैथमेटिक्स है। तो पहले ये समझा गया कि ये इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा अगर ये सम 180 डिग्री से लेस है, तो इंटरसेक्ट करेगा। अब इंटरसेक्ट करेगा तो किधर इंटरसेक्ट करेगा? जिधर सम 180 से लेस है, जिधर सम 180 से मोर है इंटीरियर एंगल्स का, वहां इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, है ना। और फिर उसके बाद ये थ्योरम बनी कि अगर सम 180 डिग्री है तो लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी। तो मैथमेटिक्स धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, ओवरनाइट नहीं हुआ, सालों साल में बना है। तो आज भी मैथमेटिक्स आगे इवॉल्व हो रहा है। तो ये स्टडी चलती रहती है, ये स्टार्टिंग की चीजें हैं। तुम ऐसा करना कि जो ये बुक के शुरू के पेजेस है ना, इनको थोड़ा सा पढ़ना। ये शुरू के पेजेस है ना जहाँ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा मैथमेटिशियंस के बारे में, पुरानी जो चीजें हमारी बनी थी उनके बारे में थोड़ी डिस्कशन है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही रीड करना, तो तुम्हें थोड़ी नॉलेज आएगी, इंसाइट आएगी चैप्टर की। ठीक है। बाकी ये तुम्हें पोस्टुलेट्स याद करने पड़ेंगे और तुम्हारे टीचर्स बताएंगे क्या किस तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और एक्सरसाइज 6.1 जो है ये करनी है इसमें। और 5.1 ट्राई करना, इसमें कुछ ना क्लियर हो तो बताओ। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ हाँ, इसको तो Which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answer. फर्स्ट का तो ट्रू है। Only one line can pass through a single point. True है। नहीं नहीं, बहुत सारी, नहीं 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 नहीं, बहुत सारी आ सकती है ना। तो false हो गया ना, है ना। हाँ हाँ। There are an infinite number of lines which pass through two distinct points. Infinite number of lines which pass through two distinct points. अगर दो distinct points हैं A और B, तो उसमें से infinite lines पास होती हैं? नहीं। नहीं, तो false हो गया, है ना। अ, इसी तरह से a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. इसका मतलब क्या है? ये ट्रू है फॉल्स है? अभी हमने पोस्टुलेट पढ़ा ना, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ द साइड्स। कौन सा पोस्टुलेट था? सेकंड। हाँ हाँ, बोथ द साइड नहीं। हाँ, दोनों साइड ही तो एक्सटेंड किया है, देखो, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। है ना। तो आगे लिख दो ऑन बोथ द साइड्स। हो सकता है मेरे से लिखना रह गया, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, सही है, ट्रू। रेडियाई इक्वल होगा, है ना। इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू ये भी एक्स, इक्वल है, ये भी इक्वल है। देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, दोनों पी क्यू के ट्रू। इक्वल है ना। हाँ हाँ। तो ये भी हमने ऊपर फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ा है, पोस्टुलेट। अब तो तुमको वैसे भी पता है। हाँ, फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो अब ये तुम ट्राई कर लेना हम्म क्वेश्चंस, फिर अगर तुम्हारी डिफिकल्टीज होंगी तो मैं ले लूंगी। ठीक है। हम्म ठीक। हम्म। चलो, ओके देन।